Good morning students. Today we will learn about a Bayes theorem. तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में स्टार्टिंग में हमने थियरम्स देखे थे और उसके बेसिस पे एग्जांपल किए, फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी और उसके बेसिस पे एग्जांपल देखे, और अब बेस थियरम है। तो बेस थियरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आगे का पार्ट है, बट इसमें जनरलाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या है, और हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। अब जीक्यू में इसका प्रूफ आएगा या नहीं ये श्योर नहीं है, बट हम उसका प्रूफ करेंगे क्योंकि वो एग्जांपल की तरह ही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। लेट A1, A2 up to this AN be and mutually exclusive and exhaustive events with P of AI is not equal to 0 for I equal to 1 to up to this N। तो आपको A1, A2 up to this AN एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स दी है, जिसके लिए P of A1 नॉन जीरो है, P of A2 नॉन जीरो है, अप टू दिस P of AN भी नॉन जीरो। ऑब्वियसली वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो उसके लिए P of AI नॉन जीरो ही होगा इन अ सैंपल स्पेस S। नाउ लेट B be an event that can occur in combination with any one of the events A1, A2 up to this AN। तो अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला स्टेटमेंट है कि B be an event that can occur in combination with any one of A1, A2 up to this AN, means B by A1, B by A2 up to this B by AN times with P of B is not equal to 0। तो वहाँ पे P of B event नॉन जीरो है, मीन्स वो जीरो नहीं है। The probability of the event AI when the event B has actually occurred is given by। अब तक हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसमें P of A by B पढ़ा था when B has already occurred, P of B by A पढ़ा था, वहाँ पे A has already occurred। अब जनरलाइज फॉर्म पढ़ रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट AI, तो I equal to 1 to up to this N मीन्स P of A1 by B हो सकता है, P of A2 by B हो सकता है। वैसे when the event B has already occurred, मीन्स B ऑलरेडी अगर हो गई है, हमें P of AI by B ढूंढना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है P of AI into P of B by AI by summation of small I equal to 1 to N P of AI into P of B by AI। यहाँ पे I equal to 1 to N का समेशन है, तो आपको अगर दो प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट दी है A1, A2, तो यहाँ पे सम I equal to 1 to 2 तक आएगा। अगर आपको तीन इवेंट दी है तो I equal to 1 to 3 आएगा, 4 दी है तो 4 तक आएगा। जनरली हमें एग्जाम्पल थर्ड इवेंट तक ही करने हैं, राइट। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ ऑफ द थियरम, सबसे पहले जो दिया है A1, A2 up to this A and B and mutually exclusive and exhaustive events। So S is equal to A1 union A2 union A3 union up to this union AN, where A1, A2 up to this AN are mutually exclusive and exhaustive events with P of AI is not equal to 0, right? अब आगे let B be an event that can occur in combination with any one of the event A1, A2, A। Let B be an event that can occur in combination with any of the events A1, A2 up to this AN, therefore B is equal to A1 intersection B union A2 intersection B union A3 intersection B union up to this
ठीक, क्योंकि यहाँ पे B फिक्स है और उसका कॉम्बिनेशन A1, A2, A3, AN के साथ है और A1 एंड B, A2 एंड B, A3 एंड B, AN एंड B और वो यूनियन में है बिकॉज कॉम्बिनेशन। नाउ P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी? तो बाय एडिशन थियरम यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ A2 इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ A3 इंटरसेक्शन B प्लस अप टू डैश 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 P ऑफ AN इंटरसेक्शन B, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B कितना होगी? अब इसे आप जनरलाइज फॉर्म में लिखने जाओगे तो P ऑफ P इज इक्वल टू समेशन स्मॉल i इक्वल टू 1 to n P ऑफ AI इंटरसेक्शन B, ऐसे आप लिख सकते हो। और जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला मैंने लिखवाई थी तो उस टाइम पे आपको लिखवाया था कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, उसकी फॉर्मूला थी P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाय A और दूसरी फॉर्मूला थी P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाय B, राइट। तो हम फर्स्ट वाली यूज करें समेशन स्मॉल i इक्वल टू 1 to n P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाय AI, राइट, where I is equal to 1 to up to this n, right? तो P ऑफ B की वैल्यू हमें मिल गई, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हमें जो फॉर्मूला प्रूव करनी है P ऑफ AI बाय B की, तो इट इज इक्वल टू P ऑफ AI इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B। यही फॉर्मूला में सिर्फ AI इंटरसेक्शन B लोगे, इसको इस साइड ले लो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो P ऑफ AI बाय B, P ऑफ AI इंटरसेक्शन B से P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाय AI और नीचे P ऑफ B की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 समेशन स्मॉल i इक्वल टू 1 to n P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाय AI, राइट, where I is equal to 1 to up to this n। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गई। P ऑफ AI बाय B इज इक्वल टू P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाय AI समेशन स्मॉल i इक्वल टू 1 to n P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाय AI। अब इसे आपको सपोज P ऑफ A1 बाय B फाइंड करना है फॉर I इक्वल टू 1 to 2 के लिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो P of A1 into P of B by A1 plus P of A2 into P of B by A2 for I is equal to 1 to up to dash dash n के लिए, ये I equal to 1 and 2 के लिए। तो so hence the proof means बेस थ्योरम यहाँ पे प्रूव होता है। अब हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। तो एग्जाम्पल में हमको दिया है अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोलिक मशीन्स। तो कंपनी के पास 2 प्लांट्स है जो हाइड्रोलिक मशीन को मैन्युफैक्चर करे। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन and plant 2 manufacture 30%. At plant 1, 80% of hydraulic machine are rated standard quality, and at plant 2, 90% of hydraulic machines are rated standard quality. A machine is picked up at random and is found to be of standard quality. What is the chance that it has come from plant 1? Right? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अब बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जाम्पल 7 मार्क्स में आते हैं। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं कि आपको क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे
A1 एंड A2 दो इवेंट है, और ये B हमारी फिक्स है। ऐसे इसकी फिगर होगी, राइट। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, फिर यहाँ से वैल्यू डालेंगे फिगर में। तो लेट A1 एंड A2 be the event that hydraulic machines are manufactured in plant 1 and plant 2 respectively. इवेंट A1 है कि प्लांट 1 में हमारा हाइड्रोलिक मशीन मैन्युफैक्चर हो रहा है, और इवेंट A2 है प्लांट 2 में हमारा हाइड्रोलिक मशीन मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें दी है कि हाइड्रोलिक मशीन प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर हो रहा है कितने, 70%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज 70/100, कितना होगा 0.7। सेम हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 कितनी एफिशिएंसी है, 30%। तो 30/100 0.3। तो यहाँ पे P ऑफ A1 0.7 0.3। आगे हमें क्या दिया है, %80 of hydraulic machine are rated standard quality, means and at plant 2 90% of hydraulic machine are rated standard quality। तो प्लांट 1 में जितने भी प्लांट मैन्युफैक्चर हुए उसमें से 80% हाइड्रोलिक मशीन है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, और प्लांट 2 में जितने भी हाइड्रोलिक मशीन मैन्युफैक्चर हुए उसमें से 90% आर स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो लेट बी बी द इवेंट that manufactured hydraulic machines are standard quality। मीन्स बी वो इवेंट है कि जो हाइड्रोलिक मशीन हमने मैन्युफैक्चर किए वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की। अब प्लांट 1 में जो मैन्युफैक्चर हो रहे मीन्स ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर हो गए बट उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई कि वहां पे बी ऑलरेडी अकर्ड A1 P ऑफ B/A1, मीन्स प्लांट A1 में वो अकर्ड हुआ और उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी के चांसेस कितने हैं, 80%। तो 80/100 कितना हुआ, 0.8। सेम हियर P ऑफ B/A2 आपको दिया है यहाँ पे, एट प्लांट 2 90% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो जो 90% मशीन प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 90/100 0.9। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कंप्लीट होगा 0.9, P ऑफ B/A1 0.8 एंड 0.9। अब हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसके लिए प्रोबेबिलिटी का फाइनल आंसर फाइंड करें। A machine is picked up at random, मीन्स कोई भी मशीन को आप रैंडमली पिकअप करो, is found to be standard quality, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। तो व्हाट इज द चांस दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट 1? तो प्लांट 1 में से उसके चांसेस स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने के कितने? तो लेट a machine selected randomly is of standard quality from
plant 1 has probability is, तो यहाँ पे बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला आएगा P ऑफ A1 बाय B। अगर यहाँ पे आपको प्लांट 2 के लिए फाइंड करने के लिए बोला होता तो P ऑफ A1 बाय B की जगह पे यहाँ पे आता है P ऑफ A2 बाय D, राइट। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P ऑफ A1 बाय B इज इक्वल टू P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B बाय A1 बाय यहाँ पे समेशन I इक्वल टू 1 to 2 P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाय AI। 1 to 2 के लिए सिर्फ दो ही इवेंट है A1 एंड A2, तो फॉर्मूला मैंने जो थियरम में आपको दिखाई थी दो इवेंट के लिए वो वाली अप्लाई होगी P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B बाय A1 प्लस P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B बाय A2, राइट। अब आपके पास सारी वैल्यू है उसको फॉर्मूला में रखते हैं, तो P ऑफ A1 वो है 0.7, P ऑफ B बाय A1 वो है 0.8 बाय फर्स्ट जो ऊपर हमने लिखा है वही सेम आएगा 0.7 इंटू 0.8, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि आगे भी टर्म है, प्लस P ऑफ A2 0.3 इंटू P ऑफ B बाय A2 0.9। कैलकुलेशन कैलसी में करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.6747। Hence, the probability that a machine प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर हुआ हो और उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 0.6747। Now, second example of Bayes theorem. The chances that Dr. A will diagnose a disease X correctly is 60%. The chances that a patient will die by his treatment after correct diagnosis is 40%, and the chances of death by wrong diagnosis is 70%. And a patient of Dr. A who had the disease X died. What is the chance that his disease was diagnosed correctly? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि डॉक्टर ए है और डिसीज एक्स है, अगर वो करेक्टली डायग्नोज करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी A1 है, अगर वो इनकरेक्टली डायग्नोज करता है तो सपोज उसकी प्रोबेबिलिटी A2 है। एंड लेट B be the event that a patient of Dr. A is died as disease X। अब आगे जो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है कि अगर उसने डिसीज को करेक्टली डायग्नोज किया तो उसकी डेट हुई उसकी प्रोबेबिलिटी, और करेक्टली डायग्नोज नहीं किया फिर उसकी डेट हुई उसकी प्रोबेबिलिटी, वो दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है। उसके बाद आपको वो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल फाइंड करनी है बेस थ्योरम वाली कि अगर वो करेक्टली डायग्नोसिस हुआ तो भी उसकी डेट होने के चांसेस कितने हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, पहले हम एज्यूम कर लेते व्हाट इज इवेंट A1 एंड A2। तो लेट A1 be the event that Dr. A will diagnose a disease X correctly. Then let A2 be the event that Dr. A will diagnose a disease X incorrectly. And let B be the event that patient of Dr. A who
who has disease X will die. Right? अब सारी प्रोबेबिलिटी हमें दी है, पहले वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे A1, A2, D, P of A1, तो कितने चांसेस है करेक्टली डायग्नोज करने के? 60%, तो 60 by 100.6। देन P of A2, कितने परसेंट चांसेस है? वो आपको दिया नहीं है, ये हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि इनकरेक्टली डायग्नोज, ये यहाँ पे इनकरेक्टली वर्ड यूज नहीं किया। तो P of A2 मीन्स P of A1 बार, ये करेक्टली डायग्नोज करने की परसेंटेज है, तो इनकरेक्टली मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। और P of A1 बार की फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस P of A1। P of A1 हमारा है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 कितना आएगा? 0.4। तो P of A2 is a 0.4 and P of A1 is a 0.6। तो यहाँ पे 0.6, यहाँ पे 0.4। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया है the chances that a patient will die by his treatment after correct diagnosis. So let probability that patient will die after correct diagnosis is, तो यहाँ पे लिखते P of B by A1, तो उसके परसेंटेज आपको दिए हैं 40%, तो P of B by A1 इज 40 by 100, कितना होगा? 0.4। आगे सेकेंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that patient will die after incorrect, यहाँ पे लिखा है after a wrong diagnosis या तो incorrect, after a wrong diagnosis is P of B by A। यहाँ पे दोनों में पर्सन की डेथ तो हो ही रही है, विल डाई मीन्स बी हमारा फिक्स है, एंड आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस और यहाँ पे आफ्टर रॉन्ग डायग्नोसिस मीन्स ये हमारी इवेंट A1 है, ये हमारी इवेंट A2 है। तो P of B by A1, P of B by A2, यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस पता चल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो इसके परसेंटेज कितने? 70%, 70 by 100 हुआ 0.7 आंसर। तो अब यहाँ पे हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। पॉइंट B by A1 है 0.4 और ये है 0.7। अब फाइनली जो हमें फाइंड करना है, a patient of Dr. A who had a disease X died, then what is the chance that his disease was diagnosed correctly? So the chances of that patient die had the disease X whose disease diagnosed correctly. तो अब यहाँ पे उसका डिसीज करेक्टली डायग्नोज हुआ मीन्स उसके लिए A1 फिक्स हो गई और उसकी डेथ होने के चांसेस हमें फाइंड करने।
तो ये होगा प्रोबेबिलिटी A1 बाय B, क्योंकि हमें इसके चांसेस फाइंड करने हैं और ये करेक्टली डायरेक्ट हुआ है वो हमें पता है, तो B ऑलरेडी अकर्ड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 फाइंड करना है। नाउ बाय बेस थियरम P ऑफ A1 into P of B by A1 by P of A1 into P of B by A1 plus P of A2 into P of B by A2। सारी वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। P of A1 is a 0.6 into 0.4, नीचे सेम टर्म आएगी 0.6 into 0.4 plus P of A2 is a 0.4 and P of B by A2 ये हमने यहाँ पे लिखा है 0.7। आप कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6/30। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 6/30। अब आगे का थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में आपको क्या दिया है, अ बिजनेसमैन गोज टू होटल्स X, Y, Z for 20%, 50% and 30% of the time respectively। तो परसेंटेज में आपको टाइम दिया है कि वो होटल X, Y, Z में जा रहा है 20, 50 and 30% है। It is known that 5%, 4%, 8% of the rooms in XYZ hotels have the faulty plumbing। Means XYZ जो होटल है उसमें परसेंटेज दिए कि X में 5% faulty plumbing वाले रूम है, Y में 4% faulty plumbing वाले रूम है एंड Z होटल में 8% faulty plumbing वाले रूम है। तो what is the probability that the businessman's room having faulty plumbing is assigned to hotel Z? मीन्स होटल Z उसको असाइन हुए तो उसमें faulty plumbing होने के चांसेस कितने हैं। तो अब यहाँ पे आपको, अब तक हमने जो दोनों एग्जाम्पल किए उसमें A1, A2 ऐसे दो ही इवेंट आती थी, अब 3 इवेंट वाला एग्जाम्पल है। तो आपका जो ये बेस थियरम है अब 3 इवेंट के लिए अप्लाई होगा, A1, A2 एंड A3। तो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखते हैं। Solution: let A1, A2 and A3 be the event that businessman goes to hotel X, Y and Z respectively, right? And let B be the event that the room has faulty plumbing। अब P of A1, P of A2 and P of A3 तीनों हमें दे दिया है। P of A1 की कितने चांसेस है, 20%, तो 20/100 0.2। P of A2 50% 0.5 and P of A3 30% 0.3। ग्राफ ड्रॉ करने जाए तो अब यहाँ पे 3 इवेंट आएगी, ये A1, A2, A3। P of A1 है 0.2,
0.5 एंड यहाँ पे आएगा 0.3. डी यहाँ पे फिक्स. नाउ लेट द probability that a room has faulty plumbing is belongs to hotel X. तो इसका नाम होगा POV by A1 बिकॉज X होटल हमने A1 के लिए कंसीडर किया. तो इसके कितने चांसेस है 5%. तो 5 by 100 0.05. यहाँ पे POV by A1 होगा 0.0. नाउ प्रोबेबिलिटी that a room has faulty plumbing is belongs to hotel Y. is POV by A2. उसके चांसेस कितने हैं 4%. तो 4 by 100 0.0. And last one, probability that a room has faulty plumbing is belongs to होटल Z. राइट. तो उसके लिए आपको कितने परसेंट देती है 8%. तो POV by A3 is 8 by 100 0.08. तो POV by A2 आया 0.04 और ये आया 0.0. सारी वैल्यू हमें मिल गई है. अब सिर्फ फाइनल जो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी उसमें वैल्यू रखनी है. तो फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिजनेसमैन्स रूम having a faulty plumbing is belongs to hotel Z or is assigned to hotel Z. तो क्या हमें फाइंड करना है. बिलोंग्स टू होटल Z वो कौन सी इवेंट है हमारी A3 रिस्पेक्टिवली मैंने लिखा है वहां पे. तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है POV A3 by D. मीन्स आपको होटल फिक्स कर दी है कि वो होटल Z में से ही है और उसके फॉल्टी प्लम्बिंग होने के चांसेस कितने हैं. अगेन बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं. POV A1 इंटू POV by A1 और नीचे अब यहाँ पे कितनी इवेंट आएगी 3. फर्स्ट POV A1 इंटू POV by A1 प्लस POV A2 इंटू POV by A2 प्लस POV A3 इंटू POV by A3. सारी वैल्यू आपके पास है. हम वैल्यू रखते हैं इसमें. तो POV A1 is a 0.2. POV by A1 is a 0.05. नीचे ये टर्म सेम आएगी 0.2 into 0.05 plus POV A2 is a 0.5. तो 0.5 into 0.04 plus POV A3 0.3 0.08. सारी वैल्यू डालती है. आप कैलसी में से कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा न्यूमरेटर का 4/9.
तो P of A3 by B is a 4/9 मीन्स what is Z इसी को असाइन हुए तो उसमें क्वालिटी प्लम्बिंग होने के चांसेस है 4/9। तो यहाँ पे बेस थ्योरम के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा और इसके बारे में हम वर्कशीट भी मैं आपको असाइन करूंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।